हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुष्पीय पौधों पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। इसके पहले इस पर एक वीडियो बन चुका है, लेक्चर 1, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जाकर आप सब वीडियो देख लीजिए। ये पार्ट 2 है। इसमें हम जानेंगे पॉलिनेशन के बारे में, परागकण कैसे होता है, और डिटेल्स में जानेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इनके बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन जो होता है, परागकण पॉलिनेशन यह वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण का स्थानांतरण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक होता है। जो इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जो इसमें पुंकेसर होते हैं, वह पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को ही पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। एक सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, एक क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम परपरागण बोलते हैं। परागण जो होता है, परागण किसके माध्यम से होता है, या हवा के माध्यम, कीट या जल के माध्यम से इसमें परागण की प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं आगे। इसमें हम पॉलिनेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पुष्प है। यहाँ से जो बीज निकल रहे हैं पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन यहाँ से न्यू फॉर्मेशन कर रहा है, पोलन बन रहा है, पोलन से यहाँ पर फॉर्मेशन होकर पॉलिनेटर जो है, पॉलिनेटर यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है, पोलन ग्रेन कर रहा है। पोलन यहाँ पर ट्रांसफर होकर जा रहा है स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पर जाने के बाद यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जाकर पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को ही पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर फिर सीड का फॉर्मेशन होता है, ओवरी का होता है और ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब हम आगे बात करते हैं परागण के टाइप के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। स्वपरागण क्या होते हैं, बात करते हैं स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण क्या होते हैं, स्वपरागण के बारे में जानते हैं। स्वपरागण जो होते हैं, स्वपरागण की जो प्रक्रिया इसमें होती है, सेल्फ पॉलिनेशन की इसमें जो प्रक्रिया होती है, परागकण का स्थानांतरण एक ही फूल के पुंकेसर से वर्तिकाग्र, एक ही फूल के पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर होता है। पॉइंट नंबर 2 में एक ही पौधे के अलग अलग फूलों के बीच भी हो सकता है। जैसे एक प्लांट है, एक फूल है, मान लो। ये फूल का बन गया है। अब यहाँ पर से जैसे ये फूल है, इस पुंकेसर पर से इस फूल पर जाने की प्रक्रिया को, एक प्लांट पर एक फूल से अलग फूल पर जाने की प्रक्रिया की पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि अलग अलग फूलों के बीच भी हो सकता है। इस फूल से इस फूल पर हो सकता है, इस फूल से इस फूल पर जाने की प्रक्रिया से यहाँ पर भी हो सकता है। इसी प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें जो आनुवंशिक स्थिरता होती है वो बनाए रखता है, लेकिन विविधता की कमी होती है। जो इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है, उसकी कमी देखने को मिलती है इसमें। अब हम आगे बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। अब इनके स्वपरागण के जो होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ देखते हैं। जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ के बारे में देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ क्या क्या हैं, इसमें विश्वसनीयता देखने को मिलती है। जो परागण होते हैं, परागण के लिए बाहरी एजेंटों, कीट, हवा आदि पर निर्भरता कम होती है। इसमें तेजी से पॉलिनेशन देखने को मिलती है। जो इसमें परागकण होते हैं उसे तेजी से होता है। समय और ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि परागण एक ही फूल के माध्यम से स्थानांतरित होता है। जो इसमें परागकण होता है वह एक ही फूल के माध्यम से स्थानांतरित होता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी, एक फूल से अलग एक ही फूल पर, मतलब एक प्लांट पर एक फूल से अलग फूल पर जाने की प्रक्रिया को ये पॉलिनेशन कहते हैं। और इससे जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है इसमें जल्दी हो जाती है। और इसमें आनुवंशिक जो स्थिरता होती है, जैसे जब एक प्लांट से एक ही प्लांट पर है तो इसमें जो आनुवंशिक विविधता देखने को मिलती है वह स्थिर होती है। इसमें हानि क्या है, इसकी हानियाँ क्या क्या है।
आनुवंशिक विविधता की कमी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, विकास की संभावना कम होती है। इसमें जो विकास होता है उसकी संभावना कम देखने को मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी देखने को मिलती है और आनुवंशिक विविधता में कमी देखने को मिलती है। अब हम आगे बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। पर परागण क्या होते हैं। पर परागण के बारे में जानते हैं। जो पर परागण की प्रक्रिया होती है उसमें परागकण का स्थानांतरण एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल तक होता है। जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है एक फूल के माध्यम से दूसरे फूल पर होता है और यह परागकण जो होता है कीट, हवा, जल व अन्य माध्यमों के द्वारा भी होता है। यह आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देता है और पौधे की संतति में नई विशेषताएं उत्पन्न करता है। जो इसमें पौधे की संतति होती है इसमें नई विशेषताओं को देखने को जन्म देता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये अलग प्लांट है, अलग प्लांट है। एक पुंकेसर से अलग वर्तिकाग्र पर जाकर जाने की प्रक्रिया को ही क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक प्लांट से अलग प्लांट पर जाकर जब क्रॉस पॉलिनेशन जब होगा तो इसमें जो डिफरेंसेस देखने को मिलेगी संतति में, ये तो कन्फर्म है। इसी प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। बात करते हैं इनके लाभ क्या हैं और इनके हानि क्या होते हैं। बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लाभ क्या हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन के लाभ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लाभ जो होते हैं, आनुवंशिक विविधता, यह नई आनुवंशिक विशेषताओं को उत्पन्न करता है जिससे पौधों की विविधता बढ़ती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिलती है। आनुवंशिक विविधता के कारण पौधे जो होते हैं रोग और पर्यावरणीय परिवर्तनों में के प्रति अधिक प्रतिरोधक होते हैं। जो इसमें विविधता देखने के कारण पौधे जो होते हैं पौधे रोग और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण अधिक प्रतिरोध होते हैं। इसमें जो विकास अनुकूलन होता है, जो विकास की प्रक्रिया इसमें एडाप्टेशन देखने को मिलती है। अब पर क्रॉस पॉलिनेशन की जो हानि क्या होते हैं बात करते हैं। इसमें बाहरी माध्यमों पर निर्भर होता है। जो इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है हम बाहरी वातावरण पर निर्भर करते हैं, जैसे कीट के माध्यम से, हवा या जल के माध्यम से बाहरी कारकों पर निर्भर होते हैं। ऊर्जा और समय पर अधिक आवश्यकता होती है इसमें। इस प्रक्रिया में जहाँ पर बाहरी वातावरण पर निर्भर होते हैं तो इसमें जो समय और ऊर्जा होती है इन्हें अधिक आवश्यकता होती है और इसमें परागकण की बर्बादी होती है। इसी प्रक्रिया और इसकी ही हानियाँ होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं इनके परागण के माध्यम के बारे में। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या होते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। परागण के माध्यम से जो होते हैं एंटोमोफिली के माध्यम से होते हैं, एनेमोफिली के माध्यम से होते हैं और हाइड्रोफिली के माध्यम से होते हैं। अब इन्हें हम डिटेल्स में बात करते हैं कि अलग अलग प्रक्रिया किस माध्यम से होते हैं। बात करते हैं कीट परागण के बारे में। जो एंटोमोफिली की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम जानते हैं। जो एंटोमोफिली की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम जानते हैं। जो कीट होते हैं कीटों द्वारा परागकण के स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है इसमें। इसका मुख्य उदाहरण है मधुमक्खी और तितली। मधुमक्खी और तितली के माध्यम से जो इसमें स्थानांतरण देखने को मिलता है। परागण के लिए कीट आकर्षक के कारण, फूलों का रंग, सुगंध और परागरस के कारण यह जो है स्थानांतरण होते हैं। जो इसमें जैसे जो फूल होते हैं उससे सुगंधित होने, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो सुगंधित होते हैं और रंगीन होते हैं। उनको देखकर जो कीट होते हैं, मधुमक्खी और तितलियां होती हैं, देखकर जाकर पॉलिनेशन की प्रक्रिया को करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर वन प्लांट्स टू द एंड द अदर प्लांट्स पर जाकर यहाँ पर प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। बात करते हैं आगे वायु परागण कैसे होता है। एंटोमोफिली की जो प्रक्रिया होती है वह कैसे होती है। एंटोमोफिली की जो प्रक्रिया होती है हवा द्वारा परागकण का स्थानांतरण होता है। इसमें जो परागकण का स्थानांतरण होता है वह हवा के द्वारा होता है। ये हल्के और छोटे परागकण के साथ पौधे होते हैं। ये हल्के और छोटे होते हैं जिससे कि परागकण आसानी से हो सके। एग्जाम्पल के लिए घास और मकई, मेज। ये देख पा रहे हैं परागकण की प्रक्रिया सबसे ऊपर होती है जो कि लंबाई की ऊंचाई पर पाई जाती है। यहाँ पर भी मेज की प्रक्रिया सबसे ऊंचाई पर पाई जाती है। इस प्रक्रिया से यहाँ पर होकर सीड का फॉर्मेशन करता है, सिल्क का फॉर्मेशन।
इसी प्रक्रिया को बोलते हैं वायु परागण या एनेमोफिली बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं जल परागण क्या होता है, हाइड्रोफिली कैसे होता है, इसमें हाइड्रोफिली की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है। जो हाइड्रोफिली होती है जल के माध्यम से परागकण का स्थानांतरण होता है। इसमें जो होता है जल के माध्यम से परागकण का स्थानांतरण होता है। जल आधारित पौधों में पाया जाता है। जल आधारित पौधों में पाया जाता है। एग्जाम्पल में आप वेलिस नेरियलिस और जल चावल, ये दोनों जल के द्वारा परागकण करते हैं, हाइड्रोफिली में पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं परागकण के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कैसे होता है। जो परागकण होते हैं परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कैसे होता है। इसमें जो परागकण की प्रक्रिया होती है, परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जो इसमें परागकण होते हैं पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। जब पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं उसी प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। यह हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जल आदि के माध्यम से होता है। और यह वर्तिकाग्र पर परागकण जो होते हैं अंकुरित होते हैं और निषेचित होते हैं और निषेचन की शुरुआत करते हैं। आगे हम बात करते हैं परागकण का अंकुरण क्या होता है। परागकण का अंकुरण, जो परागकण का अंकुरण होता है, पॉलन ग्रेन ऑफ द जर्मिनेशन, यह वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण अंकुरित करता है। यह परागकण पर पहुंचने के बाद परागकण को अंकुरित करता है और परागकण से परागनली जो पॉलन ट्यूब निकलती है, परागनली जो की प्रक्रिया होती है, परागनली ये हो गया, ये परागनली है। परागनली से परागकण से परागनली निकलती है, परागनली हो गया, परागकण हो गया, परागकण से परागनली निकलती है जिसे पॉलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। और परागनली जो होता है ओव्यूल तक पहुंचती है जहां निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परागकण का अंकुरण। आगे हम बात करते हैं पॉलन ट्यूब, जो इसका फॉर्मेशन है, यहाँ पर फॉर्मेशन दिया गया है किस प्रक्रिया से यह प्रक्रिया हो रहा है। तो हम बात करते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में देख पा रहे होंगे आप लोग, पॉलन ट्यूब लैंड्स ऑन द स्टिग्मा। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जाकर स्टिग्मा पर बैठ रहा है। स्टिग्मा से यहाँ पर स्टाइल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस इतने पूरे भाग को ओवरी बोलते हैं। यहाँ पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, पिस्टिल इसे बोलते हैं। आगे की प्रक्रिया में पॉइंट नंबर 2 में हो रहा है पॉलन ट्यूब ऑन द डेवलप्स, जो इसमें पॉलन ट्यूब हो रहा है और डेवलप हो रहा है। इसमें पॉलन ट्यूब की प्रक्रिया डेवलप हो रही है। फिर यहाँ पर पराग जो नली है, जो पराग नली है, यहाँ पर पॉलन ट्यूब परागकण जो है यहाँ पर उपस्थित होता है। यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। फिर मेल गैमेट बनता है। यहाँ पर मेल गैमेट होने के बाद पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है पॉलन ट्यूब ऑन द कैरियर ऑफ द मेल गैमेट्स टू द ओव्यूल। जो पॉलन ट्यूब होता है कैरियर्स मेल ऑन द गैमेट्स इन द फीमेल ओव्यूल, गैमेट्स इन द ओव्यूल, यह प्रक्रिया जाकर ओव्यूल में कंप्लीट होती है। यहाँ पर परागनली जो परागकण है, यहाँ पर परागकण आकर परागनली के माध्यम से ओव्यूल में जाकर पहुँचते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलन ट्यूब एंड द कैरियज ऑफ द मेल गैमेट्स टू द ओव्यूल। इस प्रक्रिया के माध्यम से इसका फॉर्मेशन होता है। अब हम आगे बात करते हैं परागनली, पॉलन ट्यूब का विकास कैसे होता है। जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब का विकास कैसे होता है। पॉलन ट्यूब जो है वर्तिकाग्र पर परागकण से के अंकुरण से परागनली का विकास शुरू होता है। जो वर्तिकाग्र है, यहाँ पर परागकण के अंकुरण से परागनली के विकास शुरू होता है। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया परागनली जो है वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिकादंड स्टाइल के माध्यम से अंडाशय तक पहुँचती है। फिर बताया गया है कि परागनली जो है अंडाशय में स्थित बीजांड ओव्यूल तक पहुँचती है जहाँ निषेचन की प्रक्रिया होती है। ओव्यूल आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित है ओव्यूल और परागनली यहाँ पर है। परागकण यहाँ पर उपस्थित होता है। परागकण यहाँ से उपस्थित होने के बाद इस पॉलन ट्यूब
परागनली में आता है, परागनली में पहुंचता है ओवरी में, ओवरी तक पहुंचता है, फिर परागनली में स्थिर बीजांड से होते हुए या ओव्यूल तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं परागनली ट्यूब का विकास। आगे हम बात करते हैं इनका फर्टिलाइजेशन के बारे में। निषेचन क्या होता है, निषेचन के बारे में जानते हैं। निषेचन की प्रक्रिया जो है परागनली वर्तिकाग्र से होकर, परागनली जो है वर्तिकाग्र से होकर बीजांड के सूक्ष्म द्वार तक पहुंचती है। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है परागनली में 2 नर युग्मक होते हैं जो बीजांड में प्रवेश करते हैं। फिर कहा गया है कि परागनर जो होते हैं वह युग्मक अंडकोश से संलयन करके युग्मज जाइगोट का निर्माण करते हैं। दूसरा नर युग्मक जो है द्वितीयक नाभिक से संलयन करके त्रिगुणित अंध बीजांड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, मतलब निर्माण करता है। आगे हम बात करते हैं इनका निर्माण की प्रक्रिया को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इनका जो निर्माण की प्रक्रिया है किस माध्यम से होता है। सॉरी, पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर प्लांट्स, पॉलिनेशन ऑफ द जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यहाँ पर पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा पर प्रेजेंट होते हैं, वर्तिक स्टिग्मा पर आते हैं। स्टिग्मा पर आने के बाद यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब से स्टाइल का फॉर्मेशन होता है, फिर स्पर्म न्यूक्लियाई बनता है। स्पर्म न्यूक्लियाई से यहाँ पर देख पा रहे हैं पोलन न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। पोलन न्यूक्लियाई के एक सेल का निर्माण हो रहा है अंडकोश के। फिर यहाँ पर एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर सीडिंग का फॉर्मेशन न्यू प्लांट बनकर तैयार होता है। सीडिंग जर्मिनेशन, जर्म लेते हैं, जर्मिनेशन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की प्रक्रिया होती है। आगे हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। डबल निषेचन की प्रक्रिया जो होती है इसे आप देख पा रहे होंगे, परागनली में 2 नर युग्मक होते हैं। जो परागनली है इसमें 2 नर युग्मक होते हैं जो बीजांड में प्रवेश करते हैं। पहला नर युग्मक अंडकोशिका का निर्माण करता है, संलयन करता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरा नर युग्मक जो होता है द्वितीयक नाभिक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है संलयन करता है, जिससे त्रिगुणित अंधा बीजांड या एंडोस्पर्म बनता है। आगे बात होता है डबल निषेचन केवल आवृतबीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म पौधों में पाया जाता है। यह पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। पूछ सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया, मतलब कि निषेचन की प्रक्रिया में किसमें आवृत बीजी होता है, फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, ऐसे पूछ लेगा। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है, ऑप्शन दे देगा, एंजियोस्पर्म दे देगा, और उसके बाद 2-3 ऑप्शन आपको दे देगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस कुछ और दे देगा आपको, तो आप लोग इसको ध्यान दिए रहिएगा। आगे हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कि किस माध्यम से डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मेशन के पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन से यहाँ पर प्रक्रिया का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से आकर एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन, एक सेल प्रेजेंट है, सिनर्जिड्स प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर रिलीज ऑफ द स्पर्म सेल्स, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं, यहाँ पर रिलीज करते हैं। रिलीज होने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एंडोस्पर्म थ्रीएन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेजेंट है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम आगे बात करते हैं इनके प्रक्रिया के बारे में। निषेचन के बाद अंडाणु का परिवर्तन कैसे होता है। जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो निषेचन के बाद अंडाणु बीज में बदल जाता है, अंडाशय का फल में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं बीज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। स्ट्रक्चर ऑफ द सीड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बात करते हैं इनके बारे में।
जो बीज होते हैं, बीज की संरचना, बीज की स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। बीज के प्रमुख भाग होते हैं बीज, चोल, भ्रूण और एम्ब्रियो और पोषक तत्व। बीज चोल को बोलते हैं सीड कोट, भ्रूण को बोलते हैं एम्ब्रियो, पोषक तत्व को बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से पोषक तत्व। इन तीन प्रक्रिया से बीज की संरचना होती है। आगे बात करते हैं इनके एक हेडिंग को लेकर कि आगे इनके बारे में क्या बताया गया है। फल का निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो फल का निर्माण होता है, यह निषेचन के बाद अंडाशय ओवरी फल में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद यह अंडाशय ओवरी फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय की दीवार जो होती है फलावरण होती है, पेरिकार्प का निर्माण करती है। इसमें जो बीजांड ओव्यूल होते हैं निषेचित होकर सीड में परिवर्तित हो जाते हैं। जो इसमें ओव्यूल होते हैं वो निषेचित होकर सीड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें जो फूल का मुख्य कार्य होता है वो बीज को सुरक्षा और प्रसार में सहायता प्रदान करना होता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं बीज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। इसी के माध्यम से होता है। अब हम आगे बात करते हैं डबल निषेचन का महत्व कैसे होता है। डबल निषेचन की प्रक्रिया। डबल निषेचन का महत्व क्या है? पौधे के लिए डबल निषेचन के लाभ। पौधे के लिए डबल निषेचन के लाभ है अधिक पोषण की उपलब्धता, भ्रूण और पौधे के विकास में सहायता प्रदान करना। जिसमें भ्रूण होते हैं और पौधे के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। आगे हम बात करते हैं निषेचन के बाद भ्रूणकोश एंडोस्पर्म का विकास। जब इसमें निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो भ्रूणकोश एंडोस्पर्म का विकास कैसे होता है? तो जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश पौधे के प्रारंभिक विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। जो इसमें भ्रूणकोश है वह पौधे के प्रारंभिक विकास के लिए इसमें पोषण प्रदान करते हैं। बीज के विकास के लिए विकास के चरण क्या होते हैं? निषेचन। पहला स्टेज है निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है? अंडकोश के और नर युग्मक, अंडकोश के और नर युग्मक संलयन से जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। आगे हम बात करते हैं युग्मनज का। युग्मज का विभाजन कैसे होता है? अगला पॉइंट है। इसमें होता है कि युग्मज बार बार विभाजित होकर भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। जो इसमें युग्मज होते हैं बार बार विभाजित होकर एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। अंतःबीजांड का निर्माण करते हैं। द्वितीयक नाभिक और नर युग्मक में के संलयन से त्रिगुणित अंतःबीजांड एंडोस्पर्म बनता है जो भ्रूण के विकास पोषण में प्रदान करता है। क्या? जो भ्रूण के पोषण में प्रदान करता है। बीजावरण का निर्माण। बीजांड के बाहरी आवरण बीजावरण सीड कोट का निर्माण करते हैं जो बीज की सुरक्षा करता है। क्या? बीजांड के बाहरी आवरण जो होते हैं बीजावरण सीड कोट के निर्माण करते हैं और जो बीज की सुरक्षा करते हैं। बीज का पकना कैसे होता है? पहले होता है कि इसमें भ्रूण का विकास होता है, अंतःबीजांड का विकास होता है और बीजावरण का विकास होता है। इन तीनों का विकास होने के बाद जो विकास बाद में बीज जो होता है पूर्णतः पक जाता है और अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद इस प्रक्रिया में जो होता है अंकुरण होता है, वह प्रक्रिया इसमें पूर्ण होती है। इन तीन स्टेज के होने के बाद अंकुरण का विकास होता है। आगे हम बात करते हैं बीज का अंकुरण, सीड ऑफ द जर्मिनेशन। सीड ऑफ जर्मिनेशन की प्रक्रिया कैसे होती है? बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं? बीज के लिए आवश्यक शर्तें नमी होनी चाहिए, तापमान होना चाहिए और ऑक्सीजन। ये जो तीनों चीज़ हैं ये बीज के जर्मिनेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होनी चाहिए। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं बीज के लिए आवश्यक शर्तें यही हैं। आगे हम बात करते हैं फल और बीज का प्रसार कैसे होता है। जो सीड होते हैं और फ्रूट्स होते हैं उनका प्रसार कैसे होता है। फल और बीज का जो विभिन्न तरीकों से प्रसार होता है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा और जानवर के द्वारा। इन तीनों के द्वारा इनका प्रसार होता है। आगे हम बात करते हैं कीटों द्वारा बीज का प्रसार।
जो कीट होते हैं, कीट के द्वारा बीज का प्रसार किस प्रकार से होता है। तो बात करते हैं कीटों के द्वारा बीज का प्रसार कैसे होता है। जो इसमें विशेष गंध और रंग। कुछ पौधे के बीज और फल विशेष गंध या चमकीले रंग के होते हैं जो कीटों को आकर्षित करते हैं। कुछ फूल, जो कुछ पुष्प या कुछ पौधे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि गंध छोड़ते हैं और रंगीन होते हैं। नेक्टर और का प्रलोभन। नेक्टर के प्रलोभन के द्वारा इसमें जो होते हैं प्रसार होता है। कैसे? जो इसमें कीट होता है, कीट नेक्टर की खोज में पौधे पर आते हैं। जो कीट इसमें होता है नेक्टर की खोज पर पौधे पर आकर उपस्थित होते हैं और बीज या जो परागकण होते हैं उनके शरीर से चिपक जाते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं नेक्टर का प्रलोभन। इन दो माध्यमों से होता है। आगे हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट स्टेप पर। बीज का चिपकना क्या है? जो बीज का चिपकना है, बीज के चिपकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो बीज का चिपकना है, यह कीटों के शरीर पर छोटे और हल्के बीज चिपक जाते हैं। जो कीटों के शरीर पर ये छोटे और हल्के बीज चिपक जाते हैं और जब वे दूसरी जगह जाते हैं तो बीज वहीं गिर जाते हैं। जब वे दूसरी जगह जाते हैं एक जगह से तो बीज वहीं गिर जाते हैं। बीजों का स्थानांतरण कैसे होता है? कीट जो होते हैं वे बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जो बीज होते हैं वे कीटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिससे बीजों का प्रसार होता है और नए स्थानों पर उगते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं बीजों का स्थानांतरण। आगे हम बात करते हैं वायु परागण वाले पौधे में बीज का प्रसार न जो वायु परागण वाले पौधे होते हैं उनका पौधों में बीज का प्रसार किस प्रकार से होता है। तो वायु परागण जो होते हैं, वायु परागण वाले पौधों के बीज हल्के, छोटे और सूखे होते हैं। जो वायु परागण वाले पौधे होते हैं उनके जो बीज होते हैं हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और सूखे होते हैं, जिससे वे हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं बीजों में जो पंख या रेशेदार संरचना जैसे कपास, बबूल होती हैं, जो हवा के साथ दूर तक उड़ने में मदद करती हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं वायु वाले पौधों का बीज का प्रसार इसी के माध्यम से होता है, आसान तरीके से। आगे हम बात करते हैं इसी के नेक्स्ट स्टेप पर। उसके बाद कैसे इनकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसमें जो होता है ऐसे पौधे अक्सर ऊंचाई पर होते हैं। जो इसमें ऐसे पौधे होते हैं जब परागण के लिए होते हैं तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो ऊंचाई पर उपस्थित होते हैं, अक्सर ऊंचाई पर उपस्थित होते हैं ताकि जो बीज होते हैं वो हवा में आसानी से फैल सके और लंबी दूरी तक जा सके। इसीलिए पौधे ऊंचाई पर प्रेजेंट होते हैं। आगे बताया गया है कि हवा की मदद से जो बीज होते हैं दूर दूर तक फैलते हैं। हवा के माध्यम से जो बीज होते हैं दूर दूर तक फैलते हैं, जिससे पौधों की नई जगहों पर वृद्धि और विकास देखने को मिलता है। और इसी की वजह से इनके जो विकास होता है वह अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर इनके विकास और वृद्धि देखने को मिलता है। इसी की प्रक्रिया को हम वायु परागण बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। आप सबको वीडियो कैसा लगा? आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, और यहाँ से आप लोग कुछ न कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो हमारा जब भी अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो हमारा वीडियो सुबह 8 या 9 बजे के बीच में अपलोड हो जाता है। तो आप सब वीडियो ज़रूर देखा करें, आप सबको यहाँ से कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।